नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। दर्शकों, जिस प्रकार से इजराइल का जो मामला है और खास करके जो मध्य पूर्वी में जो स्थिति बनी हुई वो पूरे विश्व में चिंता पैदा कर रही है। तो हाल ही में जो घटना हुई, जिस प्रकार से हमले किए गए, लेबनान में जो हाल हुआ है, बैरूत की परिस्थिति जो हुई है, हिजबुल्लाह और नहीं सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि अब कह सकते हैं कि अब यमन की बारी आ रही है। कहीं ना कहीं ईरान भी इसमें हम शामिल करने की बात हो रही है इजराइल की ओर से। तो आज उसी बात पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार श्री वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जो इजराइल का मामला है, आज तक हम देखते हैं कि पूरा इस्लामिक कंट्रियों से घिरा हुआ प्रदेश, और फिर भी एक प्रकार का जिस प्रकार से उन्होंने डेयरिंग बताया है, शुरुआत में जिस प्रकार से जो गाजा से शुरू हुआ मामला है वो अब लेबनान तक पहुंचा है, और शायद ये भी हकीकत है कि कुछ दिन बाद यह मामला ईरान तक जा सकता है। किस प्रकार से देखते हैं आप ये घटना को? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC के 57 मेंबर्स हैं, 57। उसमें से 32 या 33 जो है इस्लामिक कंट्रीज हैं। बिल्कुल। और उनकी टोटल जनसंख्या करीब 180 करोड़ है। अच्छा। इजराइल की जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है। ओके, 1 करोड़ वर्सेस 180 करोड़। ठीक है। अब ऐसा इजराइल क्यों कर पाता है? कुछ वर्षों पहले तक की मुझे जानकारी है कि इजराइल में जितने स्कूल के या कॉलेज के विद्यार्थी थे, जितने सरकारी कर्मचारी थे, प्राइवेट कर्मचारी थे, उन सबको कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। और ईच एंड एवरीवन, हाँ, लगभग सारे लोग, इवन महिलाएं भी। अच्छा। हाँ, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जितने एबल बॉडीड लोग थे, मतलब जो लड़ सकते थे, वो सारे के सारे सैनिक हैं। वो किसान भी थे, वो एम्प्लॉइज भी थे, वो सैनिक भी थे। तो एक तो ये बात है, यानी वहां पर लोगों में देश का जज्बा, राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है। बिल्कुल। और देश को बचाने के लिए वो किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। शायद कह सकते हैं कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। उनका कोई विकल्प है नहीं। तो तुमको मालूम है कि हमारे खिलाफ 57 देश हैं। बिल्कुल। अगर हमने थोड़ी भी चूक की तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल छोटा सा देश है। अब देखिए कि इस्लामी दुनिया कितनी बड़ी है और इजराइल कितना छोटा सा देश है। एक ये बात है। तो हम ज्यादा पुराने इतिहास में नहीं जाएंगे। 1949 में जब इजराइल की स्थापना हुई, जिसको हम इजराइल कहते हैं आज, उसकी स्थापना 1949 में हुई, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने यहूदी लोग दुनिया भर में, खासतौर से यूरोप में बचे थे, वो लोग आके इजराइल में बसे जी। वो एक अलग कहानी है। तो उस समय से 4-5 बार अरब देशों, मतलब मुस्लिम देशों के ने आक्रमण किया है। कई बार लड़ाइयाँ हुई है। और जिसको हम आज इजराइल कहते हैं, उस इलाके को पहले फिलिस्तीन कहा जाता था। बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि फिलिस्तीन क्या है, आप पैलेस्टाइन कहा जाता था। और ये तो एक मुल्क है जिसको इजराइल के लोग इजराइल कहते हैं और मुस्लिम लोग उसको फिलिस्तीन कहते हैं, पैलेस्टाइन। तो ये एक जमीन का झगड़ा है। यहाँ से इजराइल की और अरब देशों की, या कि मुस्लिम देशों की जंग की शुरुआत हुई आधुनिक युग में। पुरानी बात छोड़ देते हैं, पहले भी होती थी, हो चुकी थी। लेकिन आधुनिक युग में 1949 से शुरू होती है और 4-5 बार युद्ध हो चुका है। खासतौर से 1967 में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद से इजराइल ने अपनी धाक पूरे मिडिल ईस्ट में जमा दी। जहाँ तक अभी वाला जो किस्सा है, आपको याद है पिछले साल अक्टूबर में फिलिस्तीन के हमस नाम के एक आतंकवादी ग्रुप ने बिल्कुल इजराइल पे आक्रमण किया था अक्टूबर 2024 में, 7 अक्टूबर को। और उसने करीब 1200
यहूदियों को मार डाला था। बिल्कुल एक ही दिन। लगभग 250 यहूदियों को उन्होंने हॉस्टल बना दिया था और वो अपने साथ राजा पट्टी में ले गए थे। तब से ये युद्ध शुरू हुआ। बिल्कुल। उसके बाद से करीब एक साल हो गया है, लगभग 7 अक्टूबर आने वाली है। एक साल में लगभग 42-43 हजार लोगों की मौत हो चुकी है और अभी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है जी। चल ही रहा है। गाजा पट्टी में हमास के लगभग सारे जो कमांडर्स थे मारे जा चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते देखा हमने, हिजबुल्लाह के सारे कमांडर्स मारे जा चुके हैं। हमास जो है आतंकवादी संगठन है सुन्नी लोगों का। अच्छा, हमास है वो सुन्नी मुस्लिम का है, लेकिन उसको मदद देता था ईरान। हिजबुल्लाह शिया लोगों का आतंकवादी संगठन है, उसको भी ईरान मदद देता है। अच्छा, शिया सुन्नी दोनों को मदद करता है आतंकवादी संगठनों को ईरान मदद देता है, चाहे शिया हो कि सुन्नी हो। अच्छा। अब हिजबुल्लाह लेबनान में मौजूद है 2006 से। अच्छा। लेबनान पे लगभग उनका कंट्रोल है, वहाँ की सरकार। यानी आप देखिए करीब 30 साल पहले लेबनान एक क्रिश्चियन देश हुआ करता था। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आज वो एक मुस्लिम देश। मैं सर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी लेबनान की, जैसे आप बता रहे, मतलब 30-40 साल पहले मतलब एकदम लिबरल कंट्री, काफी सारे क्रिश्चियंस थे और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन वहाँ पे एज ए टूरिस्ट बिल्कुल आती थी। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो इस्लामिक हो गया या फिर इतना कट्टर बन गया? वो कितने 30 साल से हुआ? वो ये करीब मेरे ख्याल 1980 से शुरू हुआ है। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ, मतलब किसी ने इन्वेड किया कि? देखिए क्या होता है कि जब हम किसी देश के विस्थापितों को, अच्छी बात है कि मानवीय आधार पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम शरणार्थी बुलाते हैं, उनको शरण भी देते हैं। भारत ने भी शरण दी थी बांग्लादेशियों को। जी जी। उसके बाद में काफी लोग चले भी गए थे। वहां पर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। वहां पर जो फिलिस्तीन के लोग गए तो उन्होंने धीरे धीरे वहां की सरकार पे कब्जा करना शुरू कर दिया, लेबनान। और धीरे धीरे उस टाइम फिलिस्तीनी मतलब कौन से, जो अभी इजराइल में रहते थे वो? नहीं, वो फिलिस्तीनी जिनको, जो मुस्लिम थे और जिनको जॉर्डन और सीरिया ने निकाला था। अच्छा। और वो अभी फिर बसे लेबनान में? वो जाके लेबनान में बसे, वो जाके गाजा पट्टी में बसे। ओके ओके। तो ये धीरे धीरे वहां पर आतंकवाद फैलता गया। लेबनान में आतंकवाद नहीं था, उसको पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड कहते थे, पेरिस कहते थे। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी जगह थी। और ये बात है 1990 के आसपास की, 80 के आसपास की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। उसके बाद से उसमें जनसंख्या बदल गई, डेमोग्राफिक चेंज हुआ। बिल्कुल। और मुस्लिम धीरे धीरे वहां पर जो 1970 तक लगभग वहां पर 55% क्रिश्चियंस थे। सही है। आज वो वहां पे 35% हो गए। ओके, माइनॉरिटी में आ गए। हाँ, पिछले 30 साल में। और उस देश पर जैसे जैसे मुस्लिम आतंकवादियों का कब्जा होता गया, उसमें सब सारे मुस्लिम आतंकवादियों में जो सबसे बड़ा संगठन बना वो है हिजबुल्लाह। वो उसको ईरान समर्थन देता है। तो अभी क्या स्थिति है कि हिजबुल्लाह को फंडिंग है, शस्त्र है। हाँ, हिजबुल्लाह को मदद देता है ईरान। हिजबुल्लाह शिया संगठन, ठीक है, हिजबुल्लाह शिया। हाँ। हमास सुन्नी संगठन है, उसको भी मदद देता है ईरान। अच्छा, ईरान में ज्यादातर कौन है? ईरान में शिया लोग हैं। ईरान में शिया 90% शिया पॉपुलेशन। हाँ। और इसके अलावा जो तीसरा संगठन है हुती, वो यमन में है, यमन बेस्ड, वो भी सुन्नी है। मैं आपको वही पूछना चाहता था कि मतलब ये जो 3H कहते हैं वो क्या थे? हाँ, हुती और हमास, ये दोनों शिया संगठन है। अच्छा। और हिजबुल्लाह, सॉरी, हुती और हमास सुन्नी है। अच्छा। और हिजबुल्लाह शिया है। अच्छा। अब एक के बाद आप देखिए पिछले 1 महीने में हमास का सफाया हो गया है। बिल्कुल। हिजबुल्लाह का लगभग सफाया हो गया है। और अभी जो युद्ध चल रहा है यमन में हुती के खिलाफ, कल ही जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उन्होंने ईरान के लोगों को कहा है, आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक बड़ा अनोखा वक्तव्य है। उन्होंने कहा है, लेबनान में भी कहा था उन्होंने, कि लेबनान के लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं। बिल्कुल, हम टेररिज्म खत्म करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और वही बात उन्होंने ईरान में भी कही, ईरान के लोगों से भी कही, कि हम आपको इन मतलब अयतुल्लाह शासित जो धार्मिक संगठन है,
उनसे हम मुक्ति दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने आपके देश को बर्बाद किया, इन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को परेशान कर रखा है। ऐसा कल नेतन्याहू ने कहा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ईरान विल बी फ्री सून। हाँ, ये उनका मानना है कि ईरान को हम इन अयातुल्लाह से मुक्त करा देंगे। अयातुल्ला हमेशा से काबिज नहीं थे। 1979 में अयातुल्ला खुमैनी, आपने नाम सुना होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये अभी जो है खमैनी ये अलग है। अच्छा। अयातुल्ला खुमैनी, वो मजेदार बात ये है कि मतलब हमें ठीक से पता नहीं है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में उनके लोग उनके परदादे पैदा हुए। हाँ हाँ। उत्तर प्रदेश से माइग्रेट करके ईरान में गए थे। अच्छा। और वहां से उनके जो वहां के राजा थे, सम्राट थे, मोहम्मद रजा पहलवी, जो आखिरी वो अपने नाम के साथ में आर्य मिहिर लिखते थे। अच्छा। आर्य मिहिर मतलब आर्य लोगों का सूर्य। वो अपने आप को दुनिया भर के आर्य लोगों का नेता मानते थे। अच्छा। थे मुस्लिम वो, तो वो भी शिया थे। तो उनके खिलाफ अयातुल्ला खुमैनी ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन की 1979 में। और तब से अयातुल्ला खुमैनी के जो जितने समर्थक लोग हैं, वो वहाँ की सरकार पे काबिज है। अच्छा। वो सरकार चला रहे हैं। डेमोक्रेसी के नाम पे जो भी होता है वो अलग बात है, लेकिन सरकार तो वही चला रहे हैं। इन्हीं लोगों से मुक्त करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने कल वहाँ के ईरान के लोगों को कहा कि इन लोगों से मैं आपको मुक्त कराना चाहता हूँ। अच्छा, जो वहाँ की पब्लिक है, जैसे ईरान की पब्लिक है, लेबनान की पब्लिक है, उनकी क्या ज्यादातर राय है? क्योंकि कुछ दृश्य ऐसे भी हमने टीवी में देखे कि मतलब बहुत लोग, नसरुल्लाह का जब देहांत हुआ तो बहुत लोग रो रहे थे। एक न्यूज़ चैनल में तो टीवी एंकर रो रही थी। तो मतलब उसे टेररिस्ट के तौर पे देखा जाता है या एक लीडर या हीरो के तौर पे देखा जाता है? देखिए, वो तो बात सही है कि मेरे लिए जो विलन है वो आपके लिए हीरो हो सकता है। बिल्कुल। वो कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं, उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि गब्बर सिंह को आज क्यों याद करते हैं लोग? भले ही वो फिल्म में विलेन था, हाँ, मार भी डाला गया, लेकिन आज भी उसका नाम लोगों के जुबान पर है। हाँ। क्यों है? शोले फिल्म के नाम आते ही गब्बर सिंह का नाम आता है। आप देखिए उसमें जितने बाकी कलाकार हैं उनका नाम नहीं आता। हाँ, गब्बर पहले आए। हाँ, सही बात। तो लोगों के मन में हमेशा एक इमेज रहती है, ऐसे व्यक्ति की इमेज रहती है जो नियम कायदों को तोड़कर काम करता है। हाँ, उसी को नेगेटिव रोल को लोग ज्यादा याद रखते हैं। तो वही कारण है, उसी के कारण हम लोग आतंकवादियों का नाम ज्यादा याद रखते हैं। जो आतंकवादियों के खिलाफ संघर्ष करते हैं उनका नाम याद नहीं रखते। हाँ, सही है। हाँ। तो वही स्थिति हिजबुल्लाह की हुई है। और जहाँ तक आप प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के सारे लोग, मतलब नसरुल्लाह सहित, वो सब शिया लोग थे। तो जो दुनिया भर में, भारत में भी कल जो प्रदर्शन हुए हैं, कश्मीर में, लखनऊ में, हैदराबाद में और दूसरे जगह पर भी, वो शिया लोगों के ही प्रदर्शन है। अच्छा, सुन्नी उसमें शामिल नहीं है। बल्कि जहाँ तक कुछ खबरें आई है कि सुन्नी लोगों ने कई जगह पर जश्न मनाया। अच्छा। हिजबुल्लाह के नेताओं के मारे जाने, खुशी प्रकट। हाँ, तो ये शिया और सुन्नियों का आपसी मामला भी है ये। अच्छा, आपस में लड़ाई जो पुरानी है इनकी, वो भी इसमें। सर, अब नया जो दावेदार में दो नाम आ रहे हैं, हासम सैफुद्दीन और नईम कासिम, तो क्या ये भी मतलब उतने कैपेबल रह सकते हैं, या वहाँ की जो पब्लिक है या उनका जो पूरा ग्रुप है वो इनको भी एक लीडर के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे क्या? मुझे इसमें शंका लगती है, क्योंकि युद्ध अभी चल रहा है। हमास के खिलाफ भी चल रहा है, हूती के खिलाफ भी चल रहा है और हिजबुल्लाह के खिलाफ भी चल रहा है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ये कितना दिन तक जिंदा रह पाएंगे। ईरान के अंदर की जो स्थिति है, सिविल वार जैसी स्थिति, गृह युद्ध जैसी स्थिति है। वहाँ पे आपको याद होगा, जो 1 साल से महिलाओं का हिजाब के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहा था, अभी वो आंदोलन ठंडा है, लेकिन जैसे कट्टरवाद की ओर बढ़ रहा है। नेतन्याहू ने कल कहा, हाँ, उनका कहने का मतलब यही था, वो चाहते थे कि ईरान में लोग खुद ही अपने अयातुल्लाह के खिलाफ खड़े हो जाएं। हाँ, तो शायद इसीलिए बोला है ईरान विल बी फ्री सून। हाँ, उसका ये कहना है। अभी कितना होगा नहीं होगा अलग बात है। अच्छा सर, एक लास्ट एक क्वेश्चन ये भी था कि जो जिस प्रकार से पेजर वाला हमला किया गया, जिस प्रकार से अभी जो 2 दिन पहले हमला हुआ, करीब 80 टन वाला जो बमबारी की गई,
तो आज भी कह सकते हैं कि मतलब जो टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर जासूसी की बात हो, इजराइल नंबर वन है। बिल्कुल नंबर वन है। और एक बात याद रखिए कि पहले हथियारों से लड़े जाते थे युद्ध, अब टेक्नोलॉजी से लड़े जाते हैं। टेक्नोलॉजी से लड़े जाते हैं, आप बिल्कुल। घर में बैठकर युद्ध लड़ सकते हैं, आपको फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। एक बटन दबाया तो बिल्कुल, ये बात इजराइल ने साबित कर दी है। और ऐसा युद्ध इस शताब्दी में अभी तक देखने को नहीं मिला है। अच्छा, 21वीं शताब्दी के आज 24 साल हो गए। 24 साल में पहली ये बार पहला टेक्नोलॉजिकली भी पहली पहला टेक्नोलॉजी वार है, हम्म। हम ये कह सकते कोई संभावना ऐसी खरी कि मतलब शांत हो जाए, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस में भी जिस प्रकार से नेतान्याहू ने तो खुला मतलब कह सकते हैं कि अमेरिका की भी नहीं सुनी, तो क्या हो सकता है या क्या हैं। समाधान? अमेरिका तो बोल देता होगा ईरान को कि हमारी सुनना मत, तो हम बोलेंगे ऐसा आपस में तो दोस्ती है। हाँ, दोस्ती है। मैं ये कहूंगा, तुम ये कहना तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। स्क्रिप्टेड स्पीच है। बिल्कुल, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म होगा भी नहीं। मुझे लगता है अब जो नेक्स्ट टारगेट है इजराइल का, वो ईरान में रेजिम चेंज करने का है। सत्ता परिवर्तन। बिल्कुल, इसका इशारा कल नेतन्याहू ने दे दिया है कि वो वहां पर सत्ता परिवर्तन करेगा। और एक बात और है, हमने जैसे बात की थी 57 मुस्लिम देश है ओआईसी में, कोई नहीं बोल रहा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ओआईसी का हेडक्वार्टर सऊदी अरब है, जो सुन्नियों का नेता है। अच्छा, यानी सुन्नी भी चाहते हैं कि इजराइल ईरान को खत्म कर दे, मतलब ईरान के इसको खत्म कर दे, इनके शासन को। ये इंटरेस्टिंग मोड़ अभी कुछ दिनों में आ सकता है। बिल्कुल। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने ये समझने की कोशिश की, स्वाभाविक है कि ये आजकल की बात नहीं है, सदियों से ये होता आ रहा है। क्रूसेड्स भी बहुत हुए हैं और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि एक क्रूसेड जैसा ही है, क्योंकि बिल्कुल इस्लामिक और दूसरी अगर देखा जाए तो यहूदियों का ये मामला है, लेकिन पूरे विश्व पे उसका असर हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो जानकारी दी। बिल्कुल कह सकते हैं कि दर्शकों को भी ये कुछ नया जानने को मिलेगा, खास करके इतिहास की बात है। तो न्यूज़, व्यूज और एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद।